अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एबीसी एकेडमी। चैप्टर नंबर 9 वन અને वन्यजीव संसाधन। इसके पहले की वीडियो में हमने वन्यजीवों के बारे में ही सीखा। 3 क्वेश्चन सीखे। उसके अंदर हमारे भारत में कौन से वन्यजीव हैं, उनके लुप्त होने के कारण और कौन से प्रजाति लुप्त होती जा रही है वो सीखा हमने। इस वीडियो में भी हम वन्यजीवों के बारे में ही सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 7, वन्यजीवोना संरक्षण माटेना उपायों वर्णवो। तो सवाल का मतलब क्या होगा, वन्यजीवों को बचाने के हमको उपाय बताने हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला उपाय है वन्यजीवोनो विनाश अटकावा जंगलों विनाश अटकावो। तो वन्यजीवों का विनाश कैसे अटका सकते हैं हम, तो जंगलों का विनाश सबसे पहले अटकाना पड़ेगा, क्योंकि वन्यजीव रहते कहाँ पर है, जंगलों में रहते। तो उन जंगलों का विनाश अटकाएंगे तो अपने आप किसका विनाश अटक जाएगा, वन्यजीवों का। तेमनो शिकार थतो अटकावो। तो सबसे पहले तो वन्यजीवों का शिकार हमको अटकाना है, क्योंकि शिकार से ही ज़्यादातर वन्यजीव मारे जाते हैं। उनकी प्रजाति शिकार से सबसे ज़्यादा खत्म होती जाती है। इसे वन्यजीवोना संरक्षण माटेना कायदानो अमल करवो। तो सरकार भी वन्यजीवों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए बहुत सारे कायदे बनाती है। तो सरकार ने जो भी वन्यजीवों के लिए, उनके बचाव के लिए कायदे बनाए हैं, उसका हमको अमल करना चाहिए। आ कायदानो अमल न करनारने कड़क सजा के दंड आपो। सरकार ने जो भी कायदे बनाए हैं, उसका अगर कोई अमल नहीं करता है तो उसको कड़क सजा या फिर दंड देना चाहिए। वन्यजीवोना संरक्षण માટે લોકોમાં जागृति पैदा થાય तेवा कार्यक्रमों योजवा। तो वन्यजीवों को बचाने के लिए लोगों में जागृति आए, लोग उसके बारे में जाने कि वन्यजीवों को बचाना कितना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमको कार्यक्रमों की योजना करनी चाहिए। वन्यजीवों ने पानी खोराक वगैरह पूरता प्रमाण में मળી रहे तेवी व्यवस्था करवी। तो वन्यजीवों को पानी और खुराक अच्छे से मिले, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये फोटो में देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटा तालाब जैसा बनाया है जिसमें वन्यजीव पानी पी रहे। तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे देखते हैं। बीमार वन्यजीव माटे तबीबी सारवार आपवानी व्यवस्था करनी। तो जैसे हम इंसान भी बीमार पड़ते हैं, इसी तरह वन्यजीव भी बीमार पड़ते हैं, जानवर भी बीमार पड़ते हैं। तो उनकी सारवार करने के लिए, उनका इलाज करने की व्यवस्था करनी चाहिए। सवाल नंबर 8, वन्यजीवोना संरक्षण माटेनी योजनाओं वर्णवो। तो हमने इसके पहले वाले सवाल में एक पॉइंट देखा कि वन्यजीवों का संरक्षण करने के लिए सरकार कायदे बनाती है। तो यहाँ पर वन्यजीवों के संरक्षण की कुछ योजना देखते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली योजना है वाघ परियोजना। तो पहले ये सीख लो कि ये सारी योजना क्यों बनाई जाती है। तो सवाल में है वन्यजीवों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, या फिर जो भी प्रजाति हमारे भारत में से लुप्त होती जा रही है उसको बचाने के लिए, उन प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार परियोजना बनाती है। तो पहली परियोजना है वाघ परियोजना। तो વાઘની પ્રજાતિ ભારતમાંથી લુપ્ત થઈ રહી હોવાને કારણે સરકારે વાઘ પરિયોजना शुरू करी। तो जैसा पहले मैंने बताया, इसी तरह वाघ की प्रजाति भारत में से लुप्त होती जा रही है, तो उसको बचाने के लिए सरकार ने वाघ परियोजना शुरू की। आ योजना भारत सरकारे ईस्वी सन 1971 में शुरू करी। तो सरकार ने ये परियोजना ईस्वी सन 1971 में शुरू की। आ परियोजना अंतर्गत देश में कुल 44 जेटला क्षेत्रों कार्यरत है। इसका मतलब क्या होगा कि वाघ परियोजना हमारे देश के 44 क्षेत्रों में चालू है। दूसरी परियोजना है हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना क्यों स्टार्ट की होगी, हाथियों को बचाने के लिए, पर इसमें दूसरा भी कुछ रीज़न है, वो देखते हैं। हाथीओने तेमना कुदरती રહેઠાણમાં संरक्षण આપવાના हेतुથી सरकारे आ योजना अमल में मूकी। तो एक तो हाथियों को बचाने के लिए तो शुरू की है ये परियोजना, लेकिन दूसरा इनका मेन हेतु ये है
कि कुदरती રહેઠાણમાં संरक्षण આપવાના हेतुથી। हाथी जहाँ रहते मतलब कुदरती રહેઠાણ क्या होगा, जंगल। हाथियों को उनकी कुदरती રહેઠાણ में बचाव देने के लिए, संरक्षण देने के लिए सरकार ने हाथी परियोजना अमल में मूकी। भारत सरकारे आ योजना ईस्वीसन 1992 में अमल में मूकी। तो सरकार ने कब अमल में रखी है योजना, ईस्वीसन 1992 में। आ परियोजना अंतर्गत देश में 26 જેટલા क्षेत्रों कार्यरत है। तो हाथी परियोजना हमारे देश के 26 जितने क्षेत्रों में चालू है। तीसरी परियोजना है गेंडा परियोजना। ये हमने पहले सीखा हुआ है और इसके पहले की वीडियो में कि ये कौन सा गेंडा है, कौन से गेंडे की प्रजाति है, ये एक शिंगी गेंडो। तो इसके बारे में सीखते हैं हम, इस परियोजना के बारे में आ परियोजना असम અને પશ્ચિમ બંગાળના સુંદરવનમાં રહેતા गेंडा પ્રજાતિના संरक्षण માટે બનાવવામાં આવી છે। तो ये तुमको पॉइंट याद रखना है। पूछाएगा तुमको कि एक शिंगी गेंडो कया राज्य में जोवा मळे छे, तो असम और पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर सुंदरवन एक अभयारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये एक शिंगी गेंडों की प्रजाति लुप्त होती जा रही है। इस वजह से गेंडे की इस प्रजाति को संरक्षण देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना बनाई है, गेंडा परियोजना। भारत सरकारे राइनो विजन 2020 ની વ્યૂહરચના બનાવેલી છે। सरकार ने इसका एक नाम भी दिया हुआ है, राइनो विजन 2020। આ વ્યૂહરચના મુજબ ભારતમાં गेंडाની प्रजाति 3000 સુધી લઈ જવાનો લક્ષ્યાંક છે। तो राइनो विजन जो व्यूहरचना बनाई है सरकार ने गेंडे की प्रजाति को बचाने के लिए, उनका मेन हेतु ये है कि गेंडे की प्रजाति उनको 3000 तक ले जानी है। चौथी परियोजना है घड़ियाल परियोजना। तो घड़ियाल ये वो टाइम बताने वाली घड़ियाल नहीं है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ये मगर है। तो घड़ियाल मगर की एक प्रजाति का नाम है। तो सरकार ने परियोजना क्यों बनाई होगी, मगर की प्रजाति को बचाने के लिए। घड़ियाल नामनी मगरोनी एक प्रजाति है। मगरोनी आ प्रजाति ईस्वीसन 1970 में लुप्त थवानी तैयारी में थी। 1970 में घड़ियाल नाम की मगर की प्रजाति लुप्त होने वाली थी। मगरोनी आ प्रजाति ने बचाववा माटे सरकारे आ परियोजना अमल में मूकी। तो लुप्त हो रही थी घड़ियाल की प्रजाति, मगरों की प्रजाति, तो सरकार ने इसको बचाने के लिए परियोजना स्टार्ट कर दी। पांचवी है और मोस्ट आईएमपी परियोजना है गीध परियोजना। गीध इस पक्षी को तो तुम जानते ही हो, ये भी हमारे भारत में से लुप्त होते जा रहा है, इसलिए सरकार ने गीध परियोजना स्टार्ट की है। इसके बारे में सीखते हैं। इसका एक एक पॉइंट 1 मार्क्स में पूछाता है, या फिर पूरा क्वेश्चन अगर इसका आएगा कि गीध परियोजना विषय टूक नोंध लखो तो 2 मार्क्स में पूछा सकता है। तो ध्यान से याद रखना है, ध्यान से सुनो। गीध ए कुदरतनो सफाई कामदार छे। तो इस पॉइंट का मतलब क्या होगा कि गीध को सफाई कामदार क्यों बोला जाता है, वो भी कुदरत का। क्योंकि गीध क्या करता है, जो मरे हुए वन्य जीव होते, मरे हुए प्राणी होते हैं, उनका मांस खा जाता है वो। अब तुम सोचो कि अगर कोई वन्य जीव या कोई प्राणी है वो मर गया और वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा तो कितनी गंदगी होगी। लेकिन गीध क्या करता है, मरे हुए जानवरों का मांस खा जाता है। तो इसीलिए गीध को क्या बोला जाता है, कुदरतनो सफाई कामदार। ते मृत ढोरનું मांस खाए છે, जैसा मैंने पहले बताया कि वो मरे हुए जानवरों का मांस खा जाता है। भारत में गीधनी कुल 9 प्रजातियों है। भारत में गीध की टोटल 9 प्रजाति है। गीधनी संख्या में वधारो करवा भारत सरकारे ईस्वीसन 2004 में गीध परियोजना शुरू करी। तो गीध की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने 2004 में गीध परियोजना स्टार्ट करी। हिमदीपड़ा परियोजना। हिमदीपड़ा पहले भी देख चुके हो। इसे हिमदीपड़ा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बर्फीली जगह पर रहता है। बर्फीली जगह हमारे भारत में कहाँ पर, तो हिमालय के पर्वतों में ये पाया जाता है। वो भी हिमालय में भी 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमदीपड़ा पाया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। हिमालय में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाईए हिमदीपड़ा प्रजाति वसे छे। तेना संरक्षण करवाना हेतुथी सरकारे आ परियोजना ईस्वीसन 2000 में हिमदीपड़ा परियोजना शुरू करी। तो सरकार ने हिमदीपड़े को बचाने के लिए 2000 में ईस्वीसन 2000 में हिमदीपड़ा परियोजना शुरू की।
सवाल नंबर 9, अभयारण्य एटले शू? तो अभयारण्य किसे बोलेंगे देखते हैं। જેમના માથે વિનાશનું જોખમ હોય એવા વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે सुरक्षित कराયેલા વિસ્તારો અભયારણ્યો કહેવાય છે। तो ये इसकी व्याख्या है, ध्यान दो इसमें क्या। तो जो वन्य जीव के ऊपर विनाश का जोखम हो, मतलब वो लुप्त होने वाले हो, इस तरह के वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए जो विस्तार सुरक्षित किए गए हैं उस विस्तार को क्या बोलेंगे? अभयारण्य। કોઈ એક વિશેષ પ્રજાતિના સંરક્ષણ માટે અભયારણ્યની સ્થાપના કરવામાં આવે છે। तो अभयारण्य की एक खास बात है कि यहाँ पर किसी भी एक विशेष प्रजाति का संरक्षण किया जाएगा, सारे प्राणियों का नहीं, कोई भी एक स्पेशल प्रजाति होगी उसका संरक्षण करेंगे। अभयारण्यની स्थापना राज्य सरकार करे છે। अभयारण्य की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार। ये पॉइंट 1 मार्क्स में पूछाता है। ત્યાં ચોક્કસ મર્યાદામાં માનવ પ્રવૃત્તિ કરી શકાય છે। यहाँ पर कुछ लिमिट दी जाती है, मर्यादा में यहाँ पर मानव प्रवृत्ति हो सकती है, मतलब यहाँ घूमने फिरने आ सकते हैं, पशु चरा सकते हैं। तो लेकिन उसकी क्या है? मर्यादा है, चौक्कस मर्यादा। मंजूरी मेळवीने અહીં पालतू पशुओं ने चरावी शकाय છે। यहाँ पालतू पशु चरा सकते, लेकिन हमको वहाँ क्या लेनी पड़ेगी? मंजूरी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। पेरियार, चंद्रप्रभा, एतुरनागरम, सारिस्का वगैरह जाણીતા अभयारण्यों છે। तो ये जो पेरियार है, चंद्रप्रभा, एतुरनागरम, सारिस्का, ये हमारे भारत देश में आए हुए अभयारण्यों के नाम है जो अलग अलग राज्यों में आए हुए हैं। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 10, राष्ट्रीय उद्यान एटले शू? कुदरती वनस्पति, વન્યજીવો, કુદરતી સૌંદર્યના સ્થળોની જાળવણી માટેના સુરક્ષિત વિસ્તારો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કહેવાય છે। तो जो विस्तार को कुदरती वनस्पति, वन्यजीव, कुदरती सौंदर्य की जाळवणी करने के लिए सुरक्षित किया गया है उस जगह को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय उद्यान। आगे, તે અભયારણ્યની સરખામણીએ વધુ સુરક્ષિત છે। इसके पहले हमने देखा अभयारण्य के बारे में। अभयारण्य से ज़्यादा सुरक्षित कौन सी जगह है? राष्ट्रीय उद्यान। तेमा पालतू पशुओं ने चरावा पर प्रतिबंध होय छे। ये अभयारण्य से पूरा उल्टा है। वहाँ पर पालतू पशुओं को चरा सकते मंजूरी लेकर, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल प्रतिबंध लगाया हुआ है पालतू पशुओं पर चराने। पालतू पशुओं को चराने पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया हुआ है। અહીં हरवा फरवा पर प्रतिबंध है। तो हमको ऐसे ही मन हुआ घूमने जाने का कि वहाँ घूम कर आते, देख कर आते, राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, तो उस चीज़ पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया हुआ है। हम वहाँ घूमने फिरने नहीं जा सकते। ते कोई विशेष प्रजाति पर केंद्रित होतु नहीं। जैसा अभयारण्य में देखा कि वहाँ कोई एक ही विशेष प्रजाति का संरक्षण करते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तेનું नियंत्रण राज्य અને केंद्र सरकार करे छे। राष्ट्रीय उद्यान का नियंत्रण कौन करता है, उसकी देखभाल कौन करता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार। काजीरंगा, कॉर्बेट, वेळावदर, गीर, दचीगाम वगैरह जाણીતા राष्ट्रीय उद्यानों છે। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यानों के नाम है। मैं आपको लास्ट में नक्शा दे दूंगी, उसमें ये सारे नाम आपको ढूंढने हैं। सवाल नंबर 11, जैव आरक्षित क्षेत्र एटले शू? तो देखते हैं क्या है जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्रनी रचना राष्ट्रीय मापदंडों मुजब करवामां आवे छे। तो जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना पूरी अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल तौर तरीके से की जाती है। इसकी स्थापना ત્યાં प्राकृतिक અને सांस्कृतिक विविधताનું संरक्षण करवामां आवे छे। तो जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना क्यों की है? तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक चीज़ों का संरक्षण करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र की रचना की जाती है। प्राकृतिक में क्या आ गया? जंगल आ गए, वन्य जीव आ गए। और सांस्कृतिक में क्या आया? जो हम इंसानों ने जो चीज़ बनाई है उसमें वो सांस्कृतिक विविधता में आएगा। तो इन दोनों चीज़ों का संरक्षण करने वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण किया जाता है, वो क्षेत्र कौन सा है? जैव आरक्षित क्षेत्र। ત્યાં થતી વનસ્પતિઓ, જીવજંતુઓ, જમીન તેમજ ત્યાં વસતા માનવ સમુદાયની જીવનશૈલીનું સંરક્ષણ કરવામાં આવે છે।
तो प्राकृतिक चीज़ों में क्या आ जाएगा? वनस्पति, जीव जंतु, जमीन। और सांस्कृतिक चीज़ों में क्या आएगा? तो सांस्कृतिक चीज़ों में क्या आएगा? मानव समुदाय यानी जीवन शैली। जीवन शैली मतलब क्या होगा? जीवन जीने का तरीका, हम किस तरह से क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह रहते हैं, वो सब किस में आएगा? जीवन शैली। तो इन सब चीज़ों का संरक्षण कौन सा क्षेत्र करता है? जैव आरक्षित क्षेत्र। ત્યાં બહારની માનવીય ગતિવિધિ પર પ્રતિબંધ છે, यहाँ पर कोई भी बाहर का इंसान नहीं आ सकता। આ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર 5000 ચોરસ કિલોમીટરથી વધારે છે। ये जैव आरक्षित क्षेत्र 5000 चौरस किलोमीटर से भी ज़्यादा विस्तार में आया हुआ है। नीलगिरी, मन्नारनी खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, पचमढ़ी वगैरह जाણીતા जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो ये सारे जैव आरक्षित क्षेत्र के नाम है, ये भी आपको नक्शे में ढूंढना है। यह नक्शा दिया हुआ है संज्ञा सूची में। देखो पहला है, जहाँ पर इस तरह का राउंड तुमको नक्शे में दिखेगा वो अभ्यारण्य है, जहाँ त्रिकोण दिखेगा वो पक्षी अभ्यारण्य है, और जहाँ चौरस दिखेगा वो राष्ट्रीय उद्यान है।